हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 धातुओं का रसायन केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स का लेक्चर 3, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है धातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो धातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। ओके, तो आज हम लोग जानेंगे कि जो धातु का आवर्त सारणी में किस स्थान पर रखा गया है, किस स्थान पर स्थित है। ओके, तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले हम लोग चलिए कल का क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न है पहला, दी गई सारणी में 4 तत्व के भौतिक गुण दिए गए हैं। जैसे कि हम लोग इस में देख सकते हैं, तत्व का नाम है, अवस्था है, तन्यता है और विद्युत चालकता। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से तत्व धातु है और कौन से अधातु? ओके, तो हमको पता है कि कौन कौन से धातु होता है और कौन कौन से अधातु। जो धातु होता है वह जो ठोस अवस्था में पाया जाता है, और जो अधातु होता है वह ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। तो चलिए इस सारणी के अनुसार हम लोग आंसर देते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन से तत्व धातु है और कौन से अधातु? तो यहाँ पर क्या है, तत्व के नाम है, तो यहाँ पर ठोस है किंतु तन्यता नहीं है और विद्युत चालकता भी नहीं, तो ये क्या है, अधातु। क्योंकि जो अधातु होता है वो ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, किंतु जो विद्युत का चालक नहीं करता और ना ही वो तन्यता अर्थात तन्यता प्रदर्शित करता है, इसलिए क्या है, पहला अधातु है। ब दूसरा है ठोस है, तन्यता भी है और विद्युत चालकता भी है, अर्थात ये क्या है, धातु है। स गैस अवस्था में है, तन्यता नहीं, विद्युत चालकता नहीं, तो ये क्या है, अधातु। क्योंकि अधातु गैस अवस्था में भी पाया जाता है। द क्या है, अवस्था ठोस अवस्था में पाया जाता है, तन्यता नहीं और विद्युत चालकता है। तो ये क्या है, धातु में आएगा कि अधातु में आएगा? तो ये किस में आएगा, अधातु में आएगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, तन्यता तो नहीं किंतु विद्युत का चालन करता है। और हम लोगों ने लेक्चर 2 में जाना था कि कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि तन्यता तो नहीं होता किंतु उसमें विद्युत का चालन होता है, इसलिए क्या आएगा, अधातु। ओके, तत्व द को धातु या अधातु में वर्गीकृत करने के आधार क्या है? तो इसको वर्गीकृत करने का आधार ऐसा है, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोगों ने कल पढ़ा था कि जो कार्बन क्या होता है, अधातु होता है। क्या कार्बन क्या होता है, वह अधातु होता है। और कार्बन के अपरूप जैसे कि ग्रेफाइट, ये क्या हो गया, पेंसिल का जो नोक होता है क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। अर्थात ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये तो तन्यता नहीं होता है किंतु ये विद्युत का चालन करता है कि नहीं, तो ये विद्युत का चालन होता है, अर्थात यह विद्युत चालकता है। इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि जो तत्व द को धातु या अधातु में वर्गीकृत करने का आधार है, क्योंकि जो कुछ तत्व होते हैं जो अधातु होते हैं वह ठोस अवस्था प्रदर्शित करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, जैसे कि ग्रेफाइट जो कार्बन का अपरूप है किंतु तन्यता प्रदर्शित नहीं करता। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता प्रदर्शित करते हैं और क्यों? ओके, तो यहाँ पर तत्व और जो कंपाउंड तत्व और यौगिक दिया गया, जैसे कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, सल्फर हो गया, C4H10, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको याद रखिएगा, इसको ब्यूटेन बोलते हैं, और CH4 को क्या बोलते हैं, इसको मेथेन बोलते हैं। तो चलिए, हमको इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरूपता प्रदर्शित करता है और क्यों। ओके, तो इन तत्वों में से कौन अपरूपता प्रदर्शित करता है और उसका कारण भी हमको बताना है। तो दिए गए जो तत्व और जो यौगिक है, इसमें क्या है, जो कार्बन और सल्फर है, कार्बन और सल्फर ये दो ही क्या करता है, यह अपरूपता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि ये तत्व एक ही अवस्था में क्या है, एक से अधिक रूपों में मिलता है। ओके, क्यों? क्योंकि जो कार्बन एवं सल्फर होता है वह एक ही अवस्था में एक से अधिक रूपों में मिलता है तथा इन तत्व के जो परमाणु होता है वह समान होता है, इसलिए इनकी रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर नहीं होता। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जैसे कि हम लोगों ने कार्बन के अपरूप के बारे में कल पढ़ा था लेक्चर 2 में, जैसे कि कार्बन के अपरूप होता है ग्रेफाइट हो गया, चारकुल हो गया, हीरा हो गया, कोयला हो गया, ये क्या है, कार्बन के अपरूप। और सल्फर के अपरूप क्या होता है, तो सल्फर के अपरूप होता है, तो इसमें याद रखिएगा कि रोम्बिक सल्फर हो गया, मोनोक्लाइनिक सल्फर हो गया, अमार्फस सल्फर हो गया, कोलाइडी सल्फर हो गया और प्लास्टिक सल्फर, ये सभी क्या सल्फर के अपरूप होते हैं। तो आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चन का आंसर समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक में। तो हमारा आज का टॉपिक है अधातुओं का आवर्त सारणी में स्थान कहाँ है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। क्या आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह तत्व अधातु है या धातु?
तो हाँ, हम लोग आवर्त सारणी में क्या है, किसी तत्व के स्थान को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि वह तत्व धातु है या अधातु। कैसे? तो जैसे कि हम लोगों ने अध्याय 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हम लोगों ने जाना था कि धातु एवं अधातु को किस प्रकार से अरेंजमेंट अर्थात व्यवस्थित किया गया। अर्थात इस प्रकार से क्या है, हम लोग आवर्त सारणी में किसी तत्व के स्थान को देखकर यह अनुमान लगा सकते हैं कि वह तत्व अधातु है या धातु है। हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर धात्विक गुण कम होते जाता है। ओके, तो जैसे कि हमको पता है कि जो आवर्त में जो बाएं से दाएं ओर जाता है तो जो धातुओं के जो मान होता है वो कम होता है। अर्थात बाएं से दाएं ओर जाने पर जो धात्विक गुण होता है, जो क्या है, क्या जो मेटलिक प्रॉपर्टीज होता है वह कम होते जाता है। क्यों? क्योंकि इस ओर क्या है, जो मेटल जो तत्व होता है वह नहीं होते हैं। क्या है, दूसरे तत्व होते हैं, जैसे कि औधातु, जैसे कि क्या हो गया, अधातु तत्व हो गए। इस प्रकार से क्या है, उसके गुणों में कमी होते हैं। अर्थात जैसे जैसे समूह संख्या बढ़ती है वैसे वैसे धातु गुणों में कमी आती है। अर्थात जिस प्रकार से क्या है, समूह संख्या बढ़ता है वैसे वैसे धातु गुणों में कमी आता है। यदि समूह एक के तत्वों को देखें तो हाइड्रोजन को छोड़कर सभी तत्व धातु हैं, परंतु समूह 18 के तत्वों में एक भी तत्व धातु नहीं है मिलते। जैसे कि हम लोगों ने समूह 1 में देखा था कि उसमें जो सबसे पहले जो तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन। उसके पश्चात आने वाले तत्व जैसे कि लिथियम हो गया, सोडियम हो गए, कौन कौन से, हाइड्रोजन के पश्चात आने वाले तत्व लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये सभी तत्व क्या है, धातु है। किंतु हाइड्रोजन धातु है क्या? नहीं। परंतु समूह 18 के तत्वों में हम एक भी धातु नहीं मिलती। किंतु जो समूह 18 के तत्व जैसे कि हीलियम हो गया, नियान हो गया, आर्गन हो गया, ओके, क्रिप्टान हो गया, जेनान हो गया, रेडान हो गया, जेनान हो गया, और क्या हो गया, रिडान, ये सभी तत्व क्या होता है, एक भी तत्व धातु नहीं है। किसी एक समूह के तत्वों को लिया जाए तो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर धातु गुणों में वृद्धि होती है। जैसे यदि समूह 15 को देखें तो उसमें प्रथम 2 तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस अधातु है। तीसरे और चौथे तत्व आर्सेनिक, एंटीमनी में धात्विक गुण बढ़ता जाता है, किंतु ये पूरी तरह धातु भी नहीं है। इस समूह का अंतिम सदस्य बिस्मथ धातु है। ओके, तो जैसे कि हम लोग इस डायग्राम में देख सकते हैं कि समूह 15 को, जैसे कि समूह 50 में जो नाइट्रोजन और जो फास्फोरस, ये दोनों क्या है, अधातु है। ये दोनों क्या है, नाइट्रोजन और फास्फोरस अधातु है। और जो तीसरे और जो चौथे तत्व जैसा कि आर्सेनिक हो गया और एंटीमनी, ये क्या है, धात्विक गुण बढ़ता जाता था। ये क्या है, पूरी तरह से धातु नहीं, किंतु इसके धातु के गुण में क्या होता है, वृद्धि होता जाता है। किंतु जो अंतिम सदस्य होता है वह बिस्मथ, ये किसको प्रदर्शित करता है, यह एक धातु है, अर्थात यह धात्विक गुण को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से क्या है, याद रखिएगा कि किसी भी जो समूह में क्या है, ऊपर से नीचे आने पर जो धात्विक गुणों में वृद्धि होता है। कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातु के द्वारा दर्शाए जाते हैं, जबकि कुछ गुण केवल अधातु के द्वारा। ओके, तो कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल धातु के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, और कुछ गुण ऐसे होते हैं जो केवल अधातु ही प्रदर्शित करता है। जैसे कि धातु केवल ठोस ही अवस्था में पाया जाता है, किंतु अधातु की बात करें तो धातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। किंतु ऐसे तत्व भी हैं जो धातु अधातु के बीच के लक्षण दर्शाते हैं। ओके, तो ऐसे भी तत्व हैं जो कि क्या है, धातु एवं अधातु के बीच के लक्षण को प्रदर्शित करता है। इन तत्वों का स्थान आवर्त सारणी में धातु और अधातु के मध्य है। ओके, तो इन तत्वों का स्थान क्या है, धातु और अधातु दोनों के मध्य में स्थित है। इसलिए आवर्त सारणी में एक समूह से दूसरे समूह में जाने पर धात्विक गुणों में परिवर्तन अचानक नहीं होता बल्कि क्रमिक होता है। इस प्रकार से क्या है, आवर्त सारणी में जब हम लोग बाएं से हम लोग क्या करते हैं, आवर्त सारणी में क्या होता है, बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण होता है उसमें क्या होता है, या फिर कोई भी गुण होता है वह अचानक से परिवर्तित नहीं होता। वो कैसे परिवर्तित होता है, तो वह क्रमिक अर्थात क्रम से परिवर्तित होता जाता है। यह एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजन विकर्ण रेखा के निकट स्थित तत्व के द्वारा दर्शाया जाता है चित्र है। क्योंकि जैसे कि यह एक टेढ़ी मेढ़ी अर्थात जिगजैग अर्थात क्या है, विकर्ण रेखा के निकट स्थित तत्व के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। जैसे कि चित्र 1 में देख सकते हैं, चित्र 1 आवर्त सारणी में अधातुओं का रसायन, अधातुओं का स्थान। ओके, तो इसमें देख सकते हैं जैसे कि बोरान हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी तत्व क्या है, तो इसको याद रखिएगा कि ये सभी तत्व क्या है, उपधातु है। ओके, अर्थात ये धातु, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, धातु एवं अधातु दोनों की मध्य, इसी तरह इस वजह से क्या है, दोनों की प्रॉपर्टीज को यह प्रदर्शित करता है।
इसलिए इनकी गिनती धातुओं में नहीं होती, पर इन्हें अर्ध धातु अथवा उपधातु या सेमी मेटल और मेटलॉइड्स कहा जाता है। ओके, तो इसलिए क्या है, इन तत्वों को क्या है, अर्ध धातु अथवा उपधातु सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कहा जाता है। ओके, तो इसके बारे में आप लोगों को मैंने धारा 4 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में आप लोगों को मैंने बताया था कि जो उपधातु या जो मेटलॉइड्स होता है वह क्या होता है। तो उपधातु किसे कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा कि ये तो न तो मेटल होता है और ना ही नॉन मेटल होता है। ऐसे तत्व को क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो ऐसे तत्व जो कि मेटल ना होता है और ना ही नॉन मेटल होता है, इस प्रकार के जो तत्व होते हैं उसी को ही उपधातु सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स भी कहा जाता है। ओके, और इसमें याद रखिएगा कि जो उपधातु होता है इसको क्या कहते हैं, अर्धधातु भी कहते हैं। ओके, यहाँ पर लिखा गया है कि अर्धधातु अथवा उपधातु। ओके, और इसका जो गुण होता है ये दोनों के मध्य स्थित होता है। इनमें बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम शामिल है। जैसे कि हम लोग इस चित्र में देख सकते हैं, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम, ये सभी क्या है, उपधातु है। धातु की भांति ये सभी उपधातुएं भी ठोस होती है। ओके, तो ये धातु की भांति ये जो सभी तत्व है ठोस होती है। बोरान तथा सिलिकॉन विद्युत की अच्छी चालक नहीं होती, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत चालकता दर्शाती है। ओके, जो बोरान और सिलिकॉन होता है विद्युत की अच्छी चालक नहीं होता, किंतु अशुद्धियों की उपस्थिति में विद्युत चालकता दर्शाता है। और इसमें याद रखिएगा कि इसमें याद रखिएगा कि जो बोरान और सिलिकॉन होता है क्या होता है, अर्धचालक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। क्यों, क्योंकि यह तो ना तो चालक होता है ना ही कुचालक, अर्थात यह दोनों के बीच में स्थित होता है। अर्थात इस वजह से बोरान और सिलिकॉन का जो अधिकतर उपयोग किया कि अर्धचालक के रूप में किया जाता है। उपधातु और धातु को छोड़ शेष तत्व को अधातु कहते हैं। ओके, तो उपधातु और धातु को छोड़ शेष तत्व को अधातु कहते हैं। ओके, जैसे कि ये क्या हो गया, उपधातु हो गया और ये धातु हो गया, तो इससे जो शेष जो तत्व है उसको अधातु कहते हैं, अधातु या नॉन मेटल कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि धातु का आवर्त सारणी में किस प्रकार से स्थान दिया गया है, कि धातु में क्या होता है, जो पीरियोडिक टेबल में क्या है, हम लोग जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो जो धात्विक गुण होता है उसमें क्या होता है, कमी होता है, किंतु जो श्रेणी या फिर जो समूह में क्या है ऊपर से नीचे आते हैं तो धातु के गुण में वृद्धि होता है। ओके, तो इसके साथ ही हम लोगों ने उपधातु के बारे में भी जाना कि उपधातु क्या होता है। ये न तो मेटल्स होते हैं, ये न तो धातु होते हैं और न ही अधातु होता है, यह दोनों के बीच का होता है। उसको क्या बोलते हैं, सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स कहते हैं। और ये क्या होता है, यह पीरियोडिक टेबल में क्या है, धातु एवं उपधातु धातु एवं अधातु के मध्य में स्थित होता है, जिस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। और जो आवर्त सारणी में किसी भी गुण जैसे कि धात्विक गुण या फिर कोई भी गुण है वह डायरेक्ट या अचानक से परिवर्तित नहीं होता, उसमें क्रमिक अर्थात क्रम से परिवर्तित होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।